नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, टॉप 25,000 जीएस एमसीक्यू की सीरीज़, जिसमें कि ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको अनुच्छेद के यानी कि आर्टिकल के टॉप 251 एमसीक्यू करवाए थे। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीएस के, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, जितने भी टॉपिक होते हैं जीएस के, सब कुछ मैं आपको इस सीरीज़ में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, आप हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस सीरीज़ से। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और बाकी की वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसने करी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। देखिए, यहाँ पे ब्रह्म समाज की बात हुई है, तो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए, ब्रह्म समाज पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने करी थी। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। डिटेल में समझेंगे बाबर के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो देखिए, बाबर ने 15वीं सदी में पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। अगर पूछा जाए आपसे, पहला मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन पर तब बैठा जब वह केवल कितने वर्ष का था? आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। कौन? बाबर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो बाबर को गाजी मान लिया गया था खानवा के युद्ध जीतने के बाद, जो कि कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में सिर्फ वही फैक्ट रखे हैं जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेल्यूकस प्रथम निकेटर, या बोलो सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? आप बोलोगे नंद। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? आप बोलोगे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी क्लियर हो गया किसने स्थापना करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आर्य समाज से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज को शाकाहार के सिद्धांतों पर कब विभाजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1893 में। अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में की गई थी। मैंने आपको बताया मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। पूछा जाए कि प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? देखिए, हड़प नीति की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है। तो ये किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय की नीति थी? आंसर हो जाएगा डलहौजी।
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डिटेल में समझेंगे लॉर्ड डलहौजी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत का गवर्नर जनरल था, तो आप बोलोगे 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। अगर पूछा जाए लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय 1856 में किया था। इसी के साथ अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए क्या अपनाया था, तो व्यापकता का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये किसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये पूरे इतिहास का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध से जुड़े कुछ फैक्ट आप देखिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस साल में लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप बोलोगे 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए गांधी इरविन समझौता, इस पे हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते को आप डिटेल में समझिए, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं करवा देता हूँ। अगर पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पूछा जाए कि 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने में सहमत हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूछा जाए कि लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाने लगा, 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। आपको बताना चाहता हूँ चंपारण जो है 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में अगर आप कुछ जानो, जिसमें से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये आता है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था, आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव का। पूछा जाए गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था, रोलेक्ट एक्ट के बनने से, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी। तो देखिए 1539 में जो चौसा की लड़ाई थी वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे हम चौसा की लड़ाई के बारे में। तो देखिए चौसा की लड़ाई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में, मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। मतलब विजेता कौन रहा था, विजेता रहा था शेरशाह। ठीक है, चौसा की लड़ाई में जो कि 1539 में लड़ी गई थी। डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में लड़ी गई थी, शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी और यही विजेता भी था। फिर जितने भी फैक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए मैंने खुद से नहीं करे हुए, ये पूरा रिसर्च करा हुआ मैंने टॉपिक को, और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फ्रेम हुए हैं ना वो मैंने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन और एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। बात हो रही है 1791 वाला हिंदू कॉलेज, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बनारस में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे चित्तरंजन दास की।
कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए, बताओ चित्तरंजन दास ने किसके साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की किसके साथ चुनाव लड़ने के लिए? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर होगा चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो देखिए, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी थी? चौरी चौरा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे कुछ फैक्ट जो चौरी चौरा से पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो देखिए, चौरी चौरा जो है ना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। पहले आपको ये तो पता लग गया है ना। अब पूछा जाए कि बताओ चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में और कहाँ पर हुई थी? तो 1922 में हुई थी चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पूछा जाए चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन किसने वापस ले लिया था? महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना में भीड़ द्वारा कितने पुलिस व्यक्ति मारे गए थे? तो चौरी चौरी घटना में भीड़ द्वारा 22 पुलिस वालों को मारा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बाबर। यह आपने ध्यान रखना है। बाबर जो मुगल शासक था, इसके खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुषाण। कुषाण के शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक दो सिक्के चलवाए? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था, इसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक दो सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश की बात हुई है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में इल्तुतमिश से जुड़े हुए कि इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? आप बोलोगे इल्तुतमिश जो था एक गुलाम वंश का राजा था। पूछा जाए कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इल्तुतमिश का जो शासन है ये 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। पूछा जाए कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था बंदगन। पूछा जाए कौन सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था? आंसर हो जाएगा निज़ामुल मुल्क जुनैदी। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से पियदस्सी नाम किससे संबंधित है? तो देखिए, पियदस्सी नाम जो है ये संबंधित है अशोक से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गयास उद्दीन बलबल ने एक डैश विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। तो बताइए, जो गयासुद्दीन बलबल था इसने किस विभाग की स्थापना करी थी जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा सैन्य, यानी कि मिलिट्री विभाग की स्थापना करी थी जिसे कि दीवान ए अर्ज कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो देखिए, जो बाघ है यानी कि टाइगर है, ये चोल राजवंश का प्रतीक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है ये शुरू किया गया था
1927 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये रिवीजन सीरीज़ है आपके लिए, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। GS के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊँगा। जितने भी टॉपिक होते हैं GS के, वो आपको MCQ फॉर्मेट में करवाऊँगा। चाहे उस टॉपिक में 50 क्वेश्चन बने, चाहे 100 क्वेश्चन बने, चाहे 200 क्वेश्चन बने, चाहे 250 या 300 क्वेश्चन बने, सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। इस इनिशिएटिव के साथ मैंने ये 25,000 GS की सीरीज़ स्टार्ट करी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखिए, गुरु घासीदास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सतनामी आंदोलन। याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में यह आंदोलन पूछा गया है, सतनामी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन ये बंद कर दिया गया था ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो है ये बंद कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो देखिए, अकबर के नवरत्न थे, उसमें से एक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तानसेन। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बार बार। अकबर कब सम्राट बना? 1556 ईस्वी में बना। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट, पाकिस्तान में। पूछा जाए, अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक के साथ किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। पूछा जाए, अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहती थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चाचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो देखिए, नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो देखिए, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें महात्मा गांधी जी ने किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, अगर पूछा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, आप बोलोगे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कहाँ पर? लंदन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय कौन थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय कौन थे? विलिंगडन थे, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, विलिंगडन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए MCQ वाली, GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500+ MCQ वाली, ठीक है, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की PDF, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, GS का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या GK GS की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब GK का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए, तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी GK नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि कौन स्वामी विवेकानंद 1983 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े कुछ फैक्ट आप देख लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाए कब की थी? 1 मई 1897 को। तो दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी थी। कब करी थी? 1 मई 1897 को। पूछा जाए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो उसका मूल नाम इनका है नरेंद्र नाथ दत्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था, निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिप्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। एग्जाम में पूछा जाता है किसने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वाला ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया आपको। अब पूछा गया है कि किस घटना के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड जुड़े कुछ फैक्ट की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? रोलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? तो देखिए अकबर के राजस्व के दौरान राजस्व मंत्री थे टोडरमल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा टोडरमल की बात करेंगे। राजा टोडरमल कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल किससे संबंधित थे? भू राजस्व सुधार से संबंधित थे। कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली राजा टोडरमल से संबंधित है? जब्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंपारण आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए किस वर्ष में हुआ था? 1917 में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है ये। चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार राज्य में है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? इंडिगो श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, यानी कि नील श्रमिकों की, जो नील की खेती करते हैं श्रमिक, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध के बारे में हम जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1527 के बीच में हुआ था। बीकानेर के शासकों में से किसने राणा सांगा को की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया? राव कल्याण मल ने। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खानवा के युद्ध से जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि खानवा का युद्ध अगर पूछा जाए किस राज्य में है कि लड़ा गया था, तो आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और विजय कौन रहा था? विजयी रहा था बाबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी में आरंभ हुई थी? तो देखिए जो 1857 की क्रांति है, ये मई में भारत की जो छावनी है मेरठ, यहाँ पर आरंभ हुई थी। डिटेल में समझेंगे। अगर पूछा जाए 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? 1859 में दबा दिया था। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। पूछा जाए कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? जनरल बख्त खान के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस अधिनियम के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? चार्टर अधिनियम 1833।
पूछा जाए किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई, 1835 में। पूछा जाए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, ताड़ागढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए 1924 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, इसका अध्यक्ष था महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत की गई थी खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहड़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चंदावार का युद्ध। याद रखना है, चंदावार का जो युद्ध था इसमें गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहड़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था। आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया, चंदावार का युद्ध कब 1194 के बीच में किसके बीच में हुआ था? गहरवाल वंश का जो जयचंद्र था और गौर के मोहम्मद के बीच में हुआ था। ठीक है, और जीता कौन था इसमें? गौर के मोहम्मद जीता रहे थे। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अली अकबर खान डैश वादन के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, अली अकबर खान जो है ये जाने जाते हैं सरोद वादन के लिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम वन। ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण प्रथम। एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है ये कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट राजा थे इनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ़ार खान। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे लिख दो, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी जो सिंहासन पर कब बैठी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1236 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनियमन अधिनियम, जिसे कि रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट बोल लो या विनियमन अधिनियम बोल लो।
1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने विनियमन अधिनियम को पारित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? देखिए, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया जो पार्टी था वो था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? देखिए, 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो पाल वंश की स्थापना करी थी वो गोपाल ने करी थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो देखिए, धनी व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, दरोगा प्रणाली की शुरुआत जो है ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू किया गया था 1793 में, जिसे कि परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव ईश्वर चंद विद्यासागर ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 13वें। जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, अशोक का, इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1814 में आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये करी थी राजा राम मोहन राय ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, और तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ हर्षवर्धन द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रत्नावली, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नागानंद, तो तीसरा है प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा नागानंद किसके द्वारा रचित है, आप बोलोगे हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, मध्यविलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव। पल्लव राजवंश से संबंधित हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान ए कोही। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए कोही मंत्रालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो देखिए, सहायक गठबंधन की जो प्रणाली है ये किसने तैयार की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीदो और कान्हो निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो देखिए, सीदो और कान्हो जो हैं ये कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे कि इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, इसका गठन कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मैगस्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा मदुरै। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बैरम खान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पे था। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अफगानिस्तान और पंजाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवगिरी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र को स्वदेशी आंदोलन ने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। तो देखिए वह भारतीय राजनेता जिसे लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। पूछा जाए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। 1999 में। जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया था। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। पूछा जाए जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। 1942 में। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी ने डैश के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की प्रतिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सूर्य सेन। सूर्य सेन जो क्रांतिकारी था फ्रेंड जिसके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। अगला क्वेश्चन महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव वंश का शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दीवान ए अर्ज। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के का जो दीवान ए अर्ज विभाग था इसका पुनर्गठन किया गया था। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे बात हुई है हमारी बलबन की जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी तो आपका आंसर हो जाएगा जिल इलाही की जिसे कि ईश्वर की छाया भी कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए बलबन ने किस परंपरा से सिजदा और पबोस की परंपरा का पालन किया आपका आंसर हो जाएगा फारसी। पूछा जाए गयासुद्दीन बलबन ने
किस काल में भारत में शासन किया? 1266 से 1287, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए आपसे किसने 1279 में दिल्ली के सुल्तान बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? आपका आंसर हो जाएगा तुगरिल बेग। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो गयासुद्दीन बलबन है इसने जो भारत पे शासन किया ना 1266 से 1287 तक किया, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 1265 और 1286 भी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पंजाब। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पल्लव। यह आपने ध्यान रखना है। दक्षिण भारत का जो पल्लव साम्राज्य था इसके अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोने जिसे कि दिनार और चौथाई दिनार और तांबे जिसे कि एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम डैश किसका शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण शासक था। कौन? वासुदेव प्रथम, जिसने सोने और तांबे में सिक्के जारी किए हैं। सोने में दिनार और चौथाई दिनार और तांबे में एकल मूल्य वर्ग का सिक्का। अगला क्वेश्चन है, डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बिंदुसार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो देखिए पूछा जाए मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। पूछा जाए सीरियाई राजा से एक यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घात की उपाधि दी थी? बिंदुसार को। पूछा जाए बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। पूछा जाए कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूछा जाए किसे यूनानी के लेखकों ने अमित्र घात की उपाधि दी थी? तो बिंदुसार को दी थी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? डिमेकस जो कि यूनानी राजदूत था किस मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपका आंसर बिंदुसार होगा। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के हैं। यकीन मानिए अगर आप पिछले एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कंटेंट देख के खुद ही पता लग रहा होना है सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। 25,000 जीके जीएस आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक प्रकार की मैंने सीरीज़ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, हर एक टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। बाकी रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, आपको उसका टेस्ट, इसका मतलब टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आप टेस्ट भी लगा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाकाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो देखिए किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाकाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन के निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गिरनार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोलेक्ट एक्ट 1919। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
अगर हम रोलेक्ट एक्ट 1919 के बारे में जानें तो आपको बताना चाहता हूं, अगर आपसे पूछा जाए 1919 के प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट ने कितने साल के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी? आपका आंसर होगा 2 साल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाए रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। पूछा जाए 1919 के रोलेक्ट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार दिया। उस समय भारत का ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? चैम्प्सफोर्ड। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वॉइसरॉय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड इरविन। ये आपको ध्यान रखना है। इरविन से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी जी ने कितनी मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? 11। उस वाइसरॉय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश और डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की? लॉर्ड इरविन। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी या बोल सकते हो बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन। ये आपको ध्यान रखना है। नरसिंह वर्मन पल्लव राजा ने वातापी यानी कि बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कि औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन जिसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है किस राष्ट्रवादी नेता ने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अगला क्वेश्चन, 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की जो स्थापना है ये BR अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1867 में मुंबई में जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना की थी आत्माराम पंडुरंग ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल लीग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े हुए। तो पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू जी को भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप बोलोगे एन ऑटोबायोग्राफी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सभी पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को स्वतंत्रता का ध्वज फहराया? रावी नदी। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, पालों, प्रतिहारों और किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो देखिए, पालों, प्रतिहारों और किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतनामी आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाकाटक।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ था जिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। ये आपको ध्यान रखना है, सातवाहन राजवंश से संबंधित थे राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन राजवंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? राजा सिमुक सातवाहन। पूछा जाए कि पुराणों में सातवाहनों की पहचान किस विशेष नाम से की गई है? आंध्र। सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे? दक्षिण। सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो है सातवाहन वंश की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि सातवाहन भारत के किस भाग की शक्तिशाली राजवंश थे? आपका आंसर होगा दक्षिण। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राजा सिमुक सातवाहन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फिर इसी प्रकार से मैंने आपको 100 MCQ करवा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई विलय नीति थी? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, आपको आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी में आरंभ हुई थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आपने पूरी सीरीज़ ये कंप्लीट करनी है, एक भी वीडियो आपने छोड़ना नहीं है। जीएस में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अब आपके मॉक टेस्ट में फुल नंबर आने लग गए जीएस में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।